अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक पाकिस्तान के साथ मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, स्विट्जरलैंड के शहर डेवस की सर्द फजा में एक ऐसी तकरीब मुनक्किद हुई जिसने मशरक़ वुस्ता ही नहीं पूरी दुनिया की सियासत को गर्मा दिया है। आलमी इक़्तिसादी फोरम के 56वें इजलास के मौके पर गजा पीस बोर्ड के चार्टर पर दस्तखत हुए और इस तकरीब की मेजबानी खुद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने की। 20 आलमी रहनुमाओं की मौजूदगी में जब दस्तखतों की यह दस्तावेज मेज पर रखी गई तो यह वाज़े हो गया कि गजा अब सिर्फ एक जंगज़दा खित्ता नहीं रहा बल्कि आलमी ताकतों की नई सियासी बसात का मरकज बनता जा रहा है। अमेरिका का दावा है कि यह बोर्ड एक ऐसा बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म है जो मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन, गजा की तामीर नौ, सरमायाकारी और मुस्तकबिल की सियासी सिम का तयन करेगा। पाकिस्तान, अमेरिका, तुर्किया, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, उर्दन, इंडोनेशिया और दीगर ममालिक ने इस चार्टर पर दस्तखत करके वाज़ेह पैगाम दिया कि वो ट्रंप के इस अमन फ्रेमवर्क का हिस्सा बनने को तैयार हैं। हत्ता कि इसराइल ने भी इस बोर्ड में शमूलियत की दावत कबूल कर ली है, जो खुद इस मंसूबे की हसासियत को जाहिर करता है। तकरीब में एक लम्हा खास तौर पर तवज्जो का मरकज बना जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दस्तखत के लिए स्टेज पर आए और सदर ट्रंप ने खड़े होकर उनका शुक्रिया अदा किया। ट्रंप के बकौल बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत इख्तियार करने वाले ममालिक आलमी अमन के नए मामार होंगे। ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर ने न्यू गजा के नाम से एक मास्टर प्लान पेश किया जिसमें रिहायशी टावर्स, डाटा सेंटर, सनती पार्क्स, फ्री जोन्स और साहिली तफरीह गाहों का तस्वर शामिल है। इब्तदा में हम्मास जोन और फ्री जोन की बात हुई, मगर फिर फैसला हुआ कि क्यों ना ऐसी मनसूबाबंदी की जाए जो तारीख की सबसे बड़ी तामीर नौ कहलाए। कुशनर ने ऐलान किया कि आने वाले हफ्तों में वाशिंगटन में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस होगी जहां निजी शोबे की जानिब से भारी एहतियात और सरमायाकारी का ऐलान किया जाएगा। यहां सवाल यह है कि गजा पीस बोर्ड सिर्फ तामीर नौ तक महदूद रहेगा या ये अक़वाम मुत्तहिदा के मुतबादिल के तौर पर उभरेगा। यही वो नुक्ता है जिस पर यूरोप तकसीम नजर आता है। फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी समेत मुतअद्दिद यूरोपीय ममालिक ने इस बोर्ड का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। स्वीडन, नॉर्वे और स्लोवेनिया भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। इन ममालिक का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि किसी ऐसे फ्रेमवर्क का हिस्सा नहीं बनना चाहते जो यूएन के किरदार को कमजोर करे। उधर ट्रंप ने कनाडा को दी गई शमूलियत की दावत वापस ले ली है, जिसे आलमी सिफारती हल्के एक सख्त सियासी पैगाम के तौर पर देख रहे हैं। फ्रांस अब चीन की तरफ देख रहा है और लंदन में चीन के सिफारत खाने के दोबारा फाल होने की खबरें गर्म हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन भी अभी इस दावत पर गौर कर रहे हैं। ये तमाम पेशरफ्त एक बड़े सवाल को जन्म देती है कि ट्रंप का गजा में पीस बोर्ड आलमी निज़ाम में ताकत का नया मरकज बनने जा रहा है। क्या यह मंसूबा वाकई अमन लाएगा या दुनिया को मजीद ब्लॉक्स में तकसीम कर देगा? आने वाले दिनों में यह मंसूबा आलमी सियासत, मशरक़ वुस्ता के तवाज़ुन और बड़ी ताकतों के ताल्लुकात पर क्या असर डालेगा? इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म के अपने खसूसी हुज़ैफ़ा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर वक़ार साहब ने हमें ज्वाइन किया है। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हुज़ैफ़ा साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। सबसे पहले तो एक सवाल है जो बार बार हो रहा है और उसी की वजाहत तमाम लोग ढूंढ भी रहे हैं, वो ये है कि पाकिस्तान का किरदार इसमें क्या होगा? क्या मिलिटरी तौर पर पाकिस्तान इसका हिस्सा बन रहा है या सिर्फ सिफारती तौर पर पाकिस्तान को दावत दी गई है और पाकिस्तान सिर्फ सिफारती सतह पर ही इसमें शामिल होने जा रहा है? ये है कि गजा में अमन कायम हो, फ़लस्तीनी भाइयों की जो नस्ल कुशी है उसको रोका जाए और उसके अलावा जो हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। जहाँ तक बात ये रही कि क्या कोई एजेंडा है या कोई हमारे से कमिटमेंट है, देखिए बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का जो फैसला है या इसका इनिशिएटिव है, तमाम हमारे बिरादर इस्लामी ममालिक की मौजूदगी में लिया गया था, जिसमें बाकी भी हमारे बिरादर इस्लामी ममालिक जिनका नुक्ते नज़र वही है जो हमारा है फ़लस्तीन के हवाले से। और आपने देखा कि किस तरीके से फ़लस्तीन के वज़ीर आज़म ने हमारे वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वो इस बात की गमाज़ी और अक्कासी करता है कि हम जो भी फैसला लेते हैं वो फ़लस्तीन की आवाम और फ़लस्तीन के जो हुक्मरान हैं उनकी बिल्कुल मंशा और ख्वाहिश के मुताबिक होता है। बाकी फर्दर इस पे ज़ाहिर है फॉरेन ऑफिस ने इस पे अपना स्टेटमेंट दिया है, मेरे ख्याल से दैट इज़ एनफ फॉर द मीडिया, जो कि बड़ा हसास मामला है। लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट की ख्वाहिश है और हतमी जो हमारी कोशिश होगी और तरजीहात हैं वो यही है कि फ़लस्तीन के अंदर अमन कायम हो, गजा में खुशहाली आए, हम उनकी जो मैक्सिमम इमदाद कर सकते हैं वो करें और अपने भाइयों की जो नस्ल कुशी थी उसका सिलसिला हमने रुकवाया, अब वहाँ पर दोबारा उनकी नस्ल बहाल हो और फ़लस्तीन का अमन जो है
वो दोबारा और बिल्कुल माजी में भी पाकिस्तान ने गजा का मुकदमा बड़े अच्छे तरीके से लड़ा है। बघेड़ी साहब, आप क्या समझते हैं कि सारी सूरत हाल के अंदर, जिसके अंदर पाकिस्तान सिफारती तौर पर कहीं भी नाइंसाफ़ी पूरी दुनिया में हो रही है और ख़ास तौर पर किसी मुसलमान मुल्क या उस खित्ते में हो रही हो तो पाकिस्तान उसकी आवाज़ बना, वो कश्मीर हो, गजा हो, लेकिन ये जो पीस बोर्ड बना है इसमें पाकिस्तान का जो किरदार है उसकी वुसअत क्या होगी? क्या महदूद होगा या बड़े पैमाने पर आपको लगता है कि पाकिस्तान अपना किरदार अदा करेगा? आई थिंक एक तो ये अनप्रेसिडेंटेड है कि पाकिस्तान फर्स्ट टाइम इस जोन में एंटर हो रहा है फिजिकली। और अगर आप इस दोनों आई थिंक जो प्रोसेस है गजा के उसको डिवाइड करें, जो पिछला 2.5 साल है जो वॉर टाइम था और अभी पीस टाइम की बात और एक नया दौर शुरू हो रहा है, तो उसमें भी अगर जायजा लिया प्रिंसिपल स्टांस पाकिस्तान का यही रहा है। लेकिन बाय एंड लार्ज ओआईसी या अरब ममालिक जो थे उस तरीके से हेल्प नहीं कर सके लेट्स से मिलिटरीली। तो जब पीस की बात आई तो उसमें फिर आई थिंक एक चीज को मैं लिंक करूंगा कि DIFR ने आई थिंक बयान नंबर 2 जब लॉन्च हुआ तो कहा था कि इसकी रिवर्बरेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड फील होंगी। तो शायद ये आई थिंक इज वन ऑफ द रिवर्बरेशंस। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल मिलिट्री प्रेस्टीज है वो इतनी ऊपर गई है रीजन में कि नाउ इट्स बीइंग टेकन एज अ वेरी सीरियस नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर। वायदे भी हुए, आपने देखा अभी हम तुर्किया में यहाँ पे काफी डिबेट हो रही है पाकिस्तान तुर्किया सऊदी अरेबिया की अलाइनमेंट की, और इस पे यहाँ पे एकेडमिया में काफी ज्यादा फिलिस्तीनी डायस्पोरा। तो अभी मैं उनकी एक पल्स आपको बता दूं, जो हमारा डेली का इंटरेक्शन रहता है, दे आर वेरी हैप्पी। और व्हाट दे आर सीइंग इज के फर्स्ट टाइम गजा में लेटर ऑन जो भी अरेंजमेंट होता है, चाहे वो इसकी फाइनेंशियल अपलिफ्ट है, इसकी रिकंस्ट्रक्शन है, क्योंकि बिल्कुल इट इज बीन रेज़्ड टू द ग्राउंड, और लेटर ऑन अगर कोई पीस कीपिंग फोर्स डिप्लॉय होती है तो उसमें मुस्लिम ममालिक का कलीदी किरदार होगा। डिस्पाइट इजराइल रिजर्वेशन, तुर्किया और पाकिस्तान पे बड़ी ज्यादा रिजर्वेशन थी, लेकिन आई थिंक ट्रम्प साहब अंडरस्टूड कि इन दो ममालिक के बगैर जो है चीजें आगे नहीं चलेगी, और ये इंश्योरेंस है जो दी है। दूसरा जो फलस्तीनी लीडरशिप है, चाहे वो विद इन वेस्ट बैंक है या गजा में, वो भी आई थिंक दे वेरी स्ट्रांगली बिलीव कि अभी पीस को चांस देना चाहिए, और इंशाल्लाह ताला इसका अल्टीमेट पे एंड होगा टू स्टेट सोल्यूशन, जिसकी पहले भी बात होती रही है बेस्ड ऑन 1967 बॉर्डर जो है। तो मेरे ख्याल में एक खुशहाल चीज है, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान फर्स्ट टाइम वेस्ट एशिया में या वेरी क्लोज टू मेडिटेरेनियन पैलेस्टाइन में अपना रोल प्ले करेगा। आगे इसकी डिफरेंट फेजेस हैं जिस पे आई थिंक अभी काफी सारी चीजें क्लियर होनी है, लेकिन आई एम श्योर इसमें पार्लियामेंट डिसाइड करेगी मशावरत के साथ, और अभी ये भी डिसीजन था डिसाइड बाय द पार्लियामेंट। और इसमें आई थिंक पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल सैयद आसमी का बहुत बड़ा रोल रहा है। और आपने जो थम्स अप का देखा वहां पे एक जेस्चर जो है, इट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। और उस वक्त आई थिंक 2 जगहों पे आग लगी हुई है, फिर पाकिस्तान का किरदार और वैल्यू भी बढ़ गई है, और फिर बाहर बैठने से अच्छा है कि अंदर बैठकर उसमें अपनी अपनी इनपुट दी जा सके। हुज़ैफा साहब, अब क्योंकि 2 नेशन जो स्टेट का सोल्यूशन है, क्या उसका भी रोड मैप इसके अंदर तय किया गया है? क्योंकि इसराइल भी इसके अंदर मौजूद है, पाकिस्तान भी इसके अंदर मौजूद है, और फिर नेतन्याहू जिसने ये बर्बरियत की, नस्लकुशी की, क्या उसको इसी तरह छोड़ दिया जाएगा या उसको भी अकाउंटेबल ठहराया जाएगा? बिल्कुल मेरी ख्वाहिश तो हो सकती है, जिस तरह आप एक पाकिस्तानी हैं, मेरे ख्याल से होगी भी, लेकिन जाहिर है ये एक इंतहाई अहम मामला है जिसको फॉरेन ऑफिस डील कर रहा है। ये फॉरेन पॉलिसी से मुताल्लिक है। मैं कोई ऐसा स्टेटमेंट दूं जो कि जाहिर है टू अर्ली हो, तो जाहिर है आप गिलास को आधा खाली देख रहे हैं, मैं गिलास को आधा भरा हुआ देख रहा हूँ। वो ऐसे है कि आपने जो सवाल किया, मेरा इस पे जवाब यही होगा कि अभी हमारी अव्वलीन ख्वाहिश होगी कि हम फ़लस्तीन का अमन बहाल करें, सारी चीज़ें करें। बाकी जिसने जो ज़्यादती की है फ़लस्तीनी भाइयों के साथ, अगले मराहिल में जाकर उसका भी तयन होगा। लेकिन इस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत है कि जिन लोगों ने 1 डेढ़ साल 2 साल जो है बदतरीन बल्कि 3 साल जिस जंग को फेस किया है, कारपेट बमिंग को फेस किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया है, वहाँ पर खुराक नहीं थी, अशिया खुर्दनोश नहीं थी, दवाइयाँ नहीं थी, ये सारी चीज़ें बहाल हों। अव्वलीन तरजीह तो ये है कि सबसे पहले वहाँ सुकून आए, अमन आए, मजीद इंसानी जानों का ज़िया ना हो, जो लोग ज़ख्मी हैं शदीद उनका इलाज हो, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बहाल हो। बाकी चीज़ें भी ज़ाहिर है जो है वो साथ-साथ चलेंगी, और पाकिस्तान अपने दीगर इस्लामी ममालिक जो भाई हैं हमारे, और जो फ़लस्तीन की आवाम है सबसे ज़्यादा, फ़लस्तीन के वज़ीर-ए-आज़म हैं, जो वो चाहेंगे पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला अपने भाइयों के साथ। लेकिन हुज़ैफा साहब, मैं भी ग्लास को भरा हुआ ही देख रहा हूँ, लेकिन मैं ये भी देख रहा हूँ कि उस ग्लास में है क्या? पानी है, आप फिक्र ना करें, कोई ऐसी चीज़ नहीं है।
ये गिलास में ये बोतल है, ये आधी खाली है लेकिन आधी भरी हुई भी है, पानी है इसमें, फिक्र ना करें। अच्छा बघेड़ी साहब, अब क्योंकि मुस्तकिल हल की तरफ हमेशा बात की जाती है और ख़ास पे तौर पर जो पिछले 2-3 सालों के अंदर हमने गज़ा के अंदर बर्बरियत देखी, ये उसके लिए एक उम्मीद की किरण है कि मुस्तकिल हल की तरफ हम जा रहे हैं, जहाँ पर भी बात हो रही है पाकिस्तान उसका पार्ट भी बन रहा है। तो आप कैसे देखते हैं इस सिचुएशन को कि ये टू नेशन जो 2 स्टेट का पूरा वो एक नज़रिया है, क्या ये उसको भी आगे बढ़ाएगा? इसमें मैं थोड़ा सा इसको एड्रेस कर दूं, जो हाफ ग्लास फुल की बात है, मतलब अपना मैं पॉइंट ऑफ व्यू दे देता हूँ, और यहाँ पे भी काफी डिस्कशन होती है अकेडमिया में। देखें, ये बेसिकली वी आर इन पोस्ट वॉर सिचुएशन, यानी एक लड़ाई और 2.5 साल जारी रही। मतलब ये कोई वो नहीं है कि साफ ज़ाहिर एक तरफ से इट वाज वन साइडेड, शुरू में तो हमास इन पर अटैक है, लेकिन लेटर ऑन जो है बेसिकली इजरायली बर्बरियत कह लें, जेनोसाइड होती रही। बट अल्टीमेटली वही बात है, जहाँ आई जस्ट इक्वेटेड विद रशिया यूक्रेन वॉर में भी एक स्टेज पे आके रशिया यूक्रेन दोनों को बैठना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ के हु लॉस्ट एंड हु वन। फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी उसमें आएगी, और आई थिंक वी आर इन दैट स्टेज कि आपने एक्सट्रिकेट करना है। एक डिजास्टर से ऑलरेडी जोन गुजर रहा है और लोग सफर कर रहे हैं, और मैं आपको पल्स बता रहा हूँ। इवन पीपल हैव लॉट ऑफ एप्रीहेंशन ऑफ मास आल्सो, यहाँ पे जो अकेडमिया में यंगस्टर्स हैं, अल्टीमेटली व्हाट डिड दे अचीव, डिस्पाइट कि मैंने 1 साल पूरा इस पे प्रोग्राम भी किए एंड वी सपोर्टेड जो लड़ाई थी इजराइल के अगेंस्ट, लेकिन दे आर सेइंग कि जी अल्टीमेटली रिजल्टेड इन डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, और जो है चीजों को शायद डिफरेंट तरीके से देखा जाता है, लेकिन दैट इज पार्ट ऑफ हिस्ट्री। वी आर इन अ पोस्ट वॉर सिचुएशन जहां पीस के लिए पहली स्टेप्स लिए जा रहे हैं, तो उसको इस तरीके से देखें। सबसे बड़ी बात यह है कि सवाल जो है हाफ ग्लास फुल और वो जो है भरा हुआ या खाली है, वो ये है कि लेट्स से हाइपोथेटिकली जो बड़ी यहाँ पे आई थिंक एक पॉलिटिकल पार्टी उठा रही है पॉइंट कि जी हम बाहर बैठ जाते हैं, ठीक है जी, आप बाहर बैठ गए तो क्या कर लेंगे। इफ यू आर अ स्टेक होल्डर इन हाई टेबल, जहाँ पे दुनिया जो है वहाँ पे लेट्स से डिसीजन कर रही है बहुत बड़ा, मिडिल ईस्ट इज वेरी क्रिटिकल फॉर एवरीबॉडी, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, तुर्किया है, इजिप्ट है, इजराइल इटसेल्फ है, फिर इससे अमेरिका के इंटरेस्ट है, ईरान है। तो उसमें आई थिंक दिस इज आई वुड से द इम्पैक्ट ऑफ जो हमारा पाकिस्तान ने एक रीस्टैब्लिश किया डिटरेंस, और एज अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट सामने आया, और पाकिस्तान का इंशाल्लाह लीडिंग रोल होगा। क्या रोल दिया जाता है अभी देखें इसके फर्स्ट फेज। अभी आपको एक और चीज ऐड कर दूं कि इजिप्ट और जॉर्डन में ऑलरेडी फलस्तीनी पुलिस तैयार की जा रही और गोइंग टू एक्चुअली टेक ओवर। अग्रीमेंट यही था कि हमास विल हैंड ओवर जो निजाम है टू अ पैलेस्टीनियन फोर्स, ठीक है। तो ये एक स्टेप है, फिर एक्सटिकेशन ऑफ फोर्सेज है, इजराइल ने वहां से निकलना है, डीमिलिटराइजेशन है, फिर जाके रिकंस्ट्रक्शन। अच्छा बघेड़ी साहब, मैं यहाँ पर एक चीज अगर आपसे जान सकूं कि हमारे इसहाक डार साहब ने भी ये कहा कि हम अगर हमास को डिसआर्म करने के लिए कोई कदम उठाया जाता है तो उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप साहब तो ये कहते हैं कि हमें हमास को डिसआर्म करना है। उस सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान क्या रोल प्ले कर रहा होगा? ये मैंने आपको बताया ना कि हमास जो है प्रिंसिपली एग्रीड के वो जो है बेसिकली, क्योंकि आपने जब डीमिलिटराइज करना है, जब इसराइल की फोर्स से निकलना है, तो देयर हैज टू बी फोर्स इंटरजेक्टेड, जो भी पीस कीपिंग फोर्स होगी, और दैट कुड बी इन फॉर्म ऑफ पैलेस्टीनियन फोर्स, जो रीइंफोर्स अगर की जाए, कुछ और दस्ते आएंगे, आई एम नॉट वेरी श्योर कि कौन क्या, लेकिन उसके अंदर जो हमास जब खुद एग्री किया है कि दे विल डिसआर्म और वहां से मिलिटेंसी जो है वो खत्म की जाएगी, तो आई डोंट नो कि बाकी लोगों को भी क्या एतराज है। बेसिकली इट्स पॉइंट स्कोरिंग कि खुदा ना खास्ता वी आर नॉट गोइंग टू आस्क हमास कि आप सरेंडर करें, वॉलंटरली डिसआर्मामेंट होना है दोनों तरफ, इजरायली फोर्सेस भी निकलेंगी, और दैट्स व्हाई देखें बड़े हार्ड स्टांस थे। यहाँ तो इजराइल कहता है कि गजा इज पार्ट ऑफ देम, और यहाँ पे भी एक स्टेज है जहाँ पे दे एग्री कि जी अल्टीमेटली दे हैव एक्नॉलेज कि ये यहाँ पे इंटरनेशनल फोर्स आएगी, साथ दैट इज नॉट पार्ट। तो आई थिंक इसको इस तरीके से देखें। बाकी इट कुड बी हेयर स्प्लिटिंग। मैं वही कहता हूँ कि लड़ाई के दौरान क्या रोल रहा है इस्लामिक वर्ल्ड का, और अभी जो है इसमें आप डिसाइड कर लें कुड वी डू एनीथिंग सब्सटेंशियल जो थी जब लड़ाई हो रही थी, तो अगर पीस का वक्त आया उसमें अगर आप रोल प्ले कर सकते, आई थिंक इट शुड बी डन। और फलस्तीनी अवाम जो है उसको पॉजिटिव देखना भी चाहिए, और ये वही आपने कहा कि अगर बाहर बैठ के करेंगे तो उससे बेहतर अंदर हों। हुज़ैफा साहब, ये इसहाक डार साहब का जो बयान है और फिर जो दूसरा डोनाल्ड ट्रंप साहब की ख्वाहिश है, इसके दरमियान पाकिस्तान अपने आप को यकीनी तौर पर जो है वो हुकूमत का एक मौक़िफ़ सामने आया हुआ है, तो बैलेंस करना है या वाज़े है हुकूमत को कि इस किस्म की किसी भी अगर कहा जाता है या सामने आता है कि हमास को डिसआर्म करने के लिए कुछ किया जाए तो उसका हिस्सा नहीं बनेगा? खुद आप हमारे मुतलका जो वजीर हैं, वजीर खजाना साहब डीपीएम भी उनका बयान कोट कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है जो उन्होंने अगर बयान दिया है मेरी आंखों से नहीं गुजरा, या जो फॉरेन ऑफिस का मौक़िफ़ है वही हमारा हतमी मौक़िफ़ है। बाकी हम उसकी निटी-ग्रिटी में जाएं, मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। जहाँ नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो, आपकी खारजा पॉलिसी का मामला हो, तो मेरे ख्याल से हसास चीज़ें होती हैं। जो डार साहब ने बात की है वही हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ है और वही मेरा मौक़िफ़ है।
अब बगड़ी साहब, अब इस सिचुएशन के अंदर अगर इसराइल जो है कहीं ना कहीं जाकर ये जो मुआहदा है इसकी खिलाफ वर्जी करता है, तो फिर ये जो पीस बोर्ड है इसका किरदार क्या होगा, और फिर ऑब्वियसली पाकिस्तान का किरदार? आई थिंक इसका प्रेसिडेंस तो है। आपने देखा है कि हाथ दफा इन्होंने सैबोटाज किया, और ओवरऑल तो नेतन्याहू आई थिंक खुश नहीं है, बट ही लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम इनसाइड। इजराइल में भी सारे जायनिस्ट नहीं है, लॉट ऑफ फोर्सेस जो लिबरल वॉइसेस थी, और अभी इजरायली बहुत सारे आई थिंक अबाउट 100,000 इजराइली तो छोड़ के चले गए परमानेंटली इजराइल को, बिकॉज दे फील के जी रोजाना लड़ाई होती है, बंकरों में जाना पड़ता है। एक तो इंटरनल प्रेशर है। दूसरा जो है आई थिंक पीस बोर्ड में, जब आपको याद होगा जब आई थिंक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का यूएन जनरल असेंबली का इजलास है, उसमें इसके खदोफाल सामने आया था सितंबर में शायद, तो उसमें इन चीजों पे एग्रीमेंट हुआ था कि इजराइल विल बी फोर्स, क्योंकि वो तो कह रहे थे कि हम इसको पार्किंग लॉट बनाएंगे और इसको एब्जॉर्ब करेंगे। देखिए वहां से दे एक्चुअली पुल्ड बैक। इजराइल की जो रेपुटेशन है व्हाटएवर दे हैड इतनी ज्यादा खराब हुई है कि प्रोबेबली अगर फर्दर वो जिसको कहते हैं अगर पंगा करता है तो देन इट्स गोइंग टू परमानेंटली डैमेज। सारी दुनिया देख ली, आई एम श्योर देयर आर कमिटमेंट्स, क्योंकि इसके अंदर फिर मिडिल ईस्ट के वो पावर्स भी हैं जो लाइक इजिप्ट, उनकी एम्बेसीज हैं, तुर्किया में इनकी एम्बेसी काम करती है, दे हैव लॉट ऑफ लीवरेज। इस तरह नहीं हो सकता कि आप फ्लाउट करें। मोदी साहब ने बड़ी बढ़ के मारी थी ना कि हम ये कर देंगे, ऑपरेशन सिंदूर जारी, तो 6 महीने से हम सुन रहे हैं। तो देयर आर इंटरनेशनल कमिटमेंट जो आपने पूरी करनी होती है। बिल्कुल ठीक है, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को पूरा करना होगा। बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर वकार हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, दिफाई तजियाकार हुसैफ रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे, मामले खसूसी वजीर आजम। नाज़रीन, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक से, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी नई हदों को छू रही है। खित्ते में बड़ी जंग के शोले भड़कते दिखाई देते हैं, क्योंकि एयरफोर्स वन में मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि ईरान की तरफ एक बहुत बड़ी बहरी फजाई फौजी कुव्वत रवाना कर दी गई है। ये कोई मामूली फौजी नकलो हरकत नहीं, बल्कि वो ताकत है जिसे अमेरिका आखिरी हद समझता है। ट्रंप के अल्फाज में ईरान पर मुमकिन हमला उसके जौहरी प्रोग्राम पर हमले से भी बड़ा होगा। अगरचे ट्रंप ने यह भी कहा कि इसका मतलब लाजमी जंग नहीं, मगर तारीख गवाह है ऐसी वसाहतें अक्सर जंग से पहले दी जाती हैं। इस अमेरिकी फौजी ताकत की क़यादत कर रहा है दुनिया का ताकतवर तरीन तैयारा बरदार बहरी जहाज USS अब्राहम लिंकन। यह सिर्फ एक जहाज नहीं, बल्कि समंदर में तैरता हुआ मुकम्मल फजाई अड्डा है। जौहरी तवानाई से चलने वाला ये अजीम जंगी जहाज दुनिया के सबसे बड़े बहरी जंगी जहाजों में शुमार होता है। इसकी लंबाई एक फुटबॉल स्टेडियम से कहीं ज्यादा और इसका वजन एक छोटे शहर जितना है। अब्राहम लिंकन की असल ताकत उसके साथ चलने वाला जंगी बेड़ा है। गाइडेड मिसाइलों से लैस तबाहकुन बहरी जहाज, मिसाइल क्रूजर, जदीद रेडार सिस्टम्स, आबदोजों के खिलाफ जंगी सलाहियत और तवील फासले तक तबाहकुन हमले की मुकम्मल तैयारी। यह जहाज अपने अंदर 60 से 90 जंगी और मुआवन तैयारे समो सकता है, जिसमें शामिल हैं सुपर हॉर्नेट लड़ाका तैयारे, स्टेल्थ लाइटनिंग टू फाइट्स, ग्रोलर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तैयारे, हॉक आई फजाई निगरानी का निजाम और सी हॉक हेलीकॉप्टर्स, यानी एक ऐसा मुतहरिक फजाई लश्कर जो किसी भी लम्हे समुंदर से आसमान पर छा सकता है। यह सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमेरिका के पहले ही खित्ते में मजबूत फौजी पंजे मौजूद हैं। सऊदी अरब, कतर, उर्दन, इराक और कुवैत में अमेरिकी फौजी अड्डे फाल हैं। ये अड्डे न सिर्फ लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम करते हैं, बल्कि किसी भी फौरी कार्रवाई के लिए स्ट्रेटेजिक लॉन्च पैड भी हैं। यानी अगर फैसला हो जाए तो फिर फासला कोई रुकावट नहीं बनेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप के इस ऐलान के बाद तेहरान में भी खामोशी नहीं रही। ईरानी पासदाराने इनकलाब के सरबराह जनरल मोहम्मद बाकुर ने सख्त वार्निंग जारी की है कि अमेरिका और इसराइल किसी खुशफहमी में ना रहें। ईरानी अफवाज हर सतह पर जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। उनका कहना था, ईरान की अस्करी ताकत महज बयानात तक महदूद नहीं, हमारा हाथ दिफा के ट्रिगर पर है और अगर हमला हुआ तो जवाब फौरी और फैसला कुन होगा। अब एक तरफ सिफारतकारी की बातें, दूसरी तरफ मिसाइल बरदार जहाज, लड़ाका तैयारे और फौजी अड्डे। सवाल यह नहीं कि कशीदगी है या नहीं, सवाल यह है कि क्या यह कशीदगी किसी बड़े हमले का आगाज है। क्या ईरान पर वाकई ऐसा हमला होने जा रहा है जो जौहरी प्रोग्राम पर हमले से भी बड़ा होगा? और अगर जंग भड़की तो क्या यह सिर्फ अमेरिका और ईरान तक महदूद रहेगी या कशीदगी पूरी दुनिया को भी अपनी लपेट में ले लेगी? इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ जॉन हुसैन साहब मौजूद हैं, ईरानी जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया जॉन साहब आपके वक्त का। जॉन साहब, USS अब्राहम लिंकन जहाज जब ये खित्ते के अंदर मौजूद है तो ईरान इसको किस तरह देख रहा है, किस तरह रीड कर रहा है? क्या अपनी मिलिट्री स्ट्रैटेजिक पोजीशन को तब्दील कर रहा है इसकी मौजूदगी के बाद? जी, जैसा कि आपने खुद भी फरमाया, पाकपुर साहब का बयान है। उन्होंने बयान में ये भी कहा कि अमेरिका जहां से आया है वहीं से ही मुड़ जाए, क्योंकि देखें यहाँ पे अब फायदा तो कुछ भी नहीं। अगर अमेरिका कुछ करने की कोशिश भी करता है तो वो क्या ही कर लेंगे। जो क़यादत 12 दिन की जंग में उन्होंने खत्म की, उस पर भी आपने देख लिया कोई फर्क नहीं पड़ा।
तो बेहतर यही होगा अमेरिका के लिए, अकॉर्डिंग टू ईरानियन ऑफिशियल्स, के अमेरिका ऐसी गलती ना करे। जॉर्डन में भी मैं आपको बताता चलूं, सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू ट्रेस किया गया है कि जॉर्डन में भी अमेरिकन फाइटर जेट्स और उनके जो एयरक्राफ्ट एसेट्स हैं वो प्लेस कर दिए गए हैं। अगर जंग की सूरत हाल होती है तो पाकपुर साहब ने कहा है कि सिर्फ सुप्रीम लीडर का इस वक्त वेट हो रहा है कि वो कोई एक्शन की जो है वो कमांड दें, और अगर ऐसा होता है तो अमेरिका के लिए कॉस्ट बहुत बड़ी है बेयर करने के लिए। और ये सारी रेटरिक जो ट्रंप साहब ने इतने दिनों तक की कि मैं सिर्फ डिसाइड करने वाला हूं कि मैं क्या करूंगा, ये सारी बातें हैं ऑब्वियसली पीठ पीछे बहुत सारी चीजें काम कर रही होती हैं, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस होते हैं जो मजबूर कर रहे होते हैं ट्रंप साहब को ये एक्शन लेने के लिए। तो ईरानियंस के दिमाग में ये भी है कि इस वक्त ट्रंप साहब को बहुत ज्यादा प्रेशर दरकार हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रेशर फील हो रहा है, जिसकी वजह से वो ये ऐसी चीजें कर रहे हैं। अच्छा, एक बात जॉन साहब बताइएगा, क्योंकि ओवर द पास्ट या ये जो पिछला साल हमने देखा इसके अंदर ईरान के लिए काफ़ी मसाइल रहे, ख़ासतौर पर उसने एक जंग लड़ी, फिर उसके बाद एहतजाज हुए और सब कुछ हुआ। अब अगर किसी हमले की तैयारी की जाती है या कोई हमला महदूद सतह पर किया जाता है तो उसका जवाब भी महदूद सतह पर दिया जाएगा या फिर फुल एंड फाइनल समझा जाएगा उसको? जाहिर सी बात है, स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस अपने लेवल करने होते हैं और उसी हिसाब से जवाब दिया जाता है जिस हिसाब से एक्शन होता है। ईरान ये नहीं भूला है कि किस तरीके से 12 दिन की जंग अनप्रोवोक्ड थी और उस वक्त नेगोशिएशन चल रही थी। तो जाहिर सी बात है ये यहाँ पे ये चीज है, एहसास है कि बातों पे भरोसा नहीं करना और एक्शन जो है वो पूरा रेडी रखना है। बहरहाल ये भी है कि साथ ही साथ जो रिस्पॉन्स हो ईरान की तरफ से वो प्रोपोर्शनेट हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ईरान किसी भी तरीके की अग्रेशन को प्रोपोर्शनेटली रिस्पॉन्स करेगा, क्योंकि एक बात नोट करने की है, आप खुद भी देखें कि जो प्रोटेस्ट हुए उसकी जिम्मेदारी भी जाहिर है अमेरिका और इजराइल के ऊपर ही फॉल करती है अकॉर्डिंग टू द ईरानियंस। तो जो भी रिस्पॉन्स होगा वो कम नहीं होगा, बहुत खतरनाक होगा और उसी हिसाब से होगा जिस हिसाब से अमेरिका, यानी जिस किस्म का अटैक होगा उसी किस्म का रिस्पॉन्स होगा। बहुत शुक्रिया जॉन हुसैन साहब, ईरानी जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, गुल प्लाजा एक इमारत नहीं, एक बहुत बड़ा सवाल है सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर, और आज सिंध असेंबली के फ्लोर से खुद वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इस सवाल का जवाब दिया। अपने पॉलिसी बयान से मुराद अली शाह ने जहां मुतासरीन के जख्मों पर मरहम रखने की यकीन दहानी कराई, वहीं मुखालिफिन को भी इस वाक़े पर सियासत ना करने का पैगाम दे डाला। उन्होंने क्या कहा, जरा ये सुन लें। 5 लाख रुपए फी शॉप ओनर हम वो दे रहे हैं। ऐसे साने को अपने सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करना मेरे ख्याल एक बहुत बड़े जुर्म के बारे। हाँ, आप करें क्रिटिसाइज हुकूमत को, हम हैं, हमने कभी नहीं कहा, गलतियां बताएं, ऐसी चीज ना करें कि इन लोगों की लाशों पे आप अपना कोई और हिडन एजेंडा शुरू कर दें। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया मुराद अली शाह साहब ने, क्योंकि लाशें तो वाकई सियासत के लिए नहीं होती। हम आपकी इस बात की मुकम्मल तायद करते हैं। आपने ये भी फरमाया कि गलती अगर हुई है तो हमें बताएं। हम सहाफ़ी यही काम करते हैं, गलती बताते हैं, आपकी कारकर्दगी पर सवाल उठाते हैं, और यही गलती हम बता रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। सिंध में 2-4 बरस से नहीं, मुसलसल 17 बरस से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। अगले पिछले अदवार भी शामिल कर लें तो बात मजीद आगे बढ़ जाती है। अब आप बताएं, 17 साल से इक़्तिदार में रहने वालों से कारकर्दगी का पूछना, क्या यह भी सियासत है? इतनी तवील हुक्मरानी के बाद भी रोशनियों के शहर का यह हाल कैसे हो गया? फिर भी गुल प्लाजा का सानिया क्यों नहीं रुक सका? यह सवाल सियासत नहीं, हजूर ये शहर की चीखो पुकार है। और सुनिए कि गुल प्लाजा का सानिया कोई पहला वाकया नहीं। कराची में आग, धुआं और मलबा अब हादसा नहीं, मामूल बनता जा रहा है। कराची जैसे करोड़ों आबादी वाले शहर को कम से कम 200 फायर स्टेशन की जरूरत है, मगर मौजूद सिर्फ 28 हैं। फायर टेंडर सिर्फ 43, 8 स्नाकल्स में से सिर्फ 6 काबिल इस्तेमाल, रेस्क्यू यूनिट सिर्फ 2 और फोम यूनिट महज 1। महकमे में 1353 मुलाजमीन की गुंजाइश, मगर अमली तौर पर सिर्फ 913 एहलकार। यह आदद व शुमार सियासत नहीं, सरकारी रिकॉर्ड है। सवाल यह है कि 17 बरस में यह खला क्यों पुर नहीं हुआ? क्या फायर ब्रिगेड भी सियासत की नजर हो गई? वजीर आला ने कहा, ऐसे वाकयात दुनिया भर में होते हैं। जी हां, होते हैं, लेकिन दुनिया भर में मैनहोल खुले छोड़कर बच्चे नहीं मारे जाते। गुज़िश्ता साल कराची में 14 बच्चे मैनहोल में गिरकर जाँ बहक हुए, 13 अफराद खुले नालों में डूबकर मर गए। नन्हे इब्राहिम की मौत ने तो पूरे मुल्क को रुला दिया। क्या यह भी सियासत है हजूर?
कि कोई पूछे कि गटर का ढक्कन क्यों नहीं था। कराची टूटी सड़कें नोहा करती हैं, डंपर कर दी सिर्फ एक लफ्ज नहीं, आए रोज ये जनाजा है। सिर्फ 2025 के पहले 6 माह में 9000 हादसात हुए, 771 जाने गई। ये सिर्फ आदाद नहीं, 771 घर उजड़े हैं। अब ये लवाहिकीन सवाल पूछें तो क्या ये भी लाशों पर सियासत होगी? ट्रांसपोर्ट का हाल देखिए, वर्ल्ड बैंक कहता है कराची को 15,000 बसों की जरूरत है, मगर सरकारी बसें सिर्फ चंद सौ। लोग छतों पर सफर करते हैं, फुटपाथ पर मर रहे हैं। क्या यह भी सियासत है? 17 साल इस शहर ने आपको सर आंखों पर बैठाकर हुक्मरानी दी है, मगर बदले में आप उसे पीने का पानी नहीं दे सके। अवाम तो क्या, आपकी पार्टी के सरबराह भी टैंकर से पानी खरीदने पर मजबूर हैं। इस शहर में जहां से आप मुंतखब हो, आप डिफेंस का पॉश इलाके मुंतखब हो या आप सेंट्रल कराची से मुंतखब हो, हर शहरी का एक ही मुतालबा है कि हमें पानी दो। मैं इस मुल्क का वजीर खारजा हूं, वजीर आजम साहब, मैं टैंकर से पानी लेता हूं, खरीदता हूं। पानी, सड़कें, गटर, आग, ट्रांसपोर्ट, हर मसला कहता है कि ये शहर यतीम है। और अब एमक्यूएम कह रही है कि कराची को विफाक के हवाले किया जाए। यह बयान भी सवाल बनकर खड़ा है। अगर सूबा नाकाम नहीं तो यह मुतालबा क्यों, और अगर नाकामी है तो जिम्मेदारी किसकी? आज वजीर आला ने कहा सियासत ना करें, हम भी यही कह रहे हैं, सियासत ना करें, सिर्फ हल दें। बयानबाजी जख्मों पर मरहम रखती है, मगर कारकर्दगी जब ना हो तो वही मरहम नमक बन जाते हैं। आखिर में सिर्फ एक सवाल, अगर सवाल पूछना जुर्म है तो फिर जवाब कौन देगा? नाज़रीन, इसी तमाम तर सिचुएशन पर बात करने के लिए डिप्टी मेयर सलमान मुराद साहब ने ज्वाइन किया है। उसके साथ साथ मेंबर सूबाई असम्बली एमक्यूएम से नजम मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं डिप्टी मेयर साहब आपसे आगाज़ करूँगा। अब वज़ीर आला साहब कहते हैं कि लाशों पर सियासत ना करें, तो सलमान साहब, क्या सवाल पूछना भी सियासत है? जी देखें, सियासत लाशों पे नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला साहब ने ठीक कहा। देखिए, एक बहुत बड़ा सानिया पेश आया और इस पर हमें एक कौम, एक शहरी होकर इस रेस्क्यू टीम के साथ और लवाहिकीन के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। देखिए, एक बहुत बड़ा सानिया है और ऑन द स्पॉट मैं खुद पहुंचा वहाँ पर और हमारी रेस्क्यू टीमें वहाँ मौजूद थी, पहुँच गई थी और एक आस्था आग लगी तो जैसे ही हजूम इकट्ठा हो गया, उनके 10 मिनट ताकीद से ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, क्योंकि लोग इकट्ठा हुए। फिर वज़ीर दाखिला साहब ने एडिशनल आईजी को कहा, डीआईजी साहब को कहा, ट्रैफिक की डाइवर्शन चेंज की, तो 10 मिनट के अंदर कॉर्डन ऑफ करके रेस्क्यू अमला अपने ऑपरेशन में शुरू कर दी गई थी। तो उसी दिन ही मैंने पहले ही शो में यही कहा, ये आग की शिद्दत बहुत ज़्यादा है और उस पर वक्त लगेगा, क्योंकि 1200 दुकानें हैं उस पर कालीन की दुकानें, परफ्यूम की हैं, बहुत सी क्रॉकरी की हैं, तो 1200 दुकानें थी और उस पर ये वाक़या पेश आया। तो अफसोसनाक वाक़या है, इस पर रंजीदा है हर कौम और अश्क, हर शख्स रंजीदा है, जितने उनके लवाहिकीन हैं। हम भी उनके साथ इस गम में शरीक हैं और ये वाक़या इतना बहुत बड़ा सानिया है इस कराची के लिए। तो इस पर इम्प्लीमेंट की है, कोशिश की है कि इस आग को, हमारी उस फर्स्ट टाइम ही मैंने ये कहा था कि हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द इस आग को कंट्रोल करें और लोगों को रेस्क्यू करें। ठीक है नजम मिर्ज़ा साहब, अब एमक्यूएम ये समझती है कि कराची को विफाक के हवाले कर दिया जाए, ऐसा क्यों समझते हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे शो में इनवाइट किया। देखें, ये सिंध बिलखुसूस कराची गुज़िश्ता 18 बरस से पीपल्स पार्टी की हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम है। अच्छा, ये वो तवील मुद्दत है जिसमें कोई भी हुकूमत अगर चाहे तो इदारे मजबूत कर सकती है, कवानीन नाफिज कर सकती है और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकती है, मगर बदकिस्मती से सिंध में इसके बरक्स हुआ। आप अगर इसी वाक़े को देख लें कि और इसके बैकग्राउंड में जाके इसकी इन्वेस्टिगेशन करें तो इन 18 बरसों में नंबर 1 तो बिल्डिंग कंट्रोल का निज़ाम मुकम्मल तौर पे मफलूज रहा, गैर कानूनी ख़तरनाक इमारतें सियासी सरपरस्ती में बनती रहीं, फायर ब्रिगेड जदीद आलात और तरबियत से महरूम रही, बल्दियाती इदारों के अख्तियारात या तो उनको महरूम किया गया या जानबूझ के उनको कमज़ोर रखा गया। और इसी तरीके से किसी भी बड़े साने के बाद किसी आला अफसर या वजीर को अमली तौर पर सज़ा नहीं मिली, कि यही वजह है कराची में हर हादसा जो है ना पिछले हादसे से बड़ा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है नजम मिर्ज़ा साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन एमक्यूएम खुद बल्दियाती निज़ाम का हिस्सा रही। वसीम अख्तर साहब हमेशा कहते रहे कि इख्तियारात नहीं है हमारे पास, तो आपने अपने दौर में क्या किया? ऐसा क्या था कि जो आप भी ना कर पाए?
देखें, मुस्तफ़ा कमाल साहब जब सिटी नाज़िम थे शहर के, और आशूरा में जब वो बम ब्लास्ट हुए थे, उसके बाद 21 बिल्डिंग्स में आग लगी थी। मुस्तफ़ा कमाल साहब 4 दिन तक घर नहीं गए थे, वहीं पे एट द स्पॉट मौजूद रहे थे, और 40 दिन के अंदर उन्हें उसको रिहेबिलेट करके उन लोगों को वापस ये दुकानें, उनके कारोबार वापस किए थे, और उसमें कोई जानी नुकसान भी ऐसा नहीं हुआ था कि जो इस वाक़ये में जानी नुकसान हुआ है। आपने जो सवाल पूछा कि एमक्यूएम ने क्यों इसको वफाक के अंडर लाने का कराची को मुतालबा किया है, ये 18 साल बहुत होते हैं किसी भी चीज़ को डिलीवर करने के लिए, इदारों को बेहतर करने के लिए, और आवाम को गवर्नेंस उनके डोर स्टेप पे देने के लिए। लेकिन पीपल्स पार्टी ऐसा नहीं कर सकी, और आज सूरत हाल ये है इस शहर में कि जो इस शहर में मरने की वजूहत है ना, वो आपको पूरी दुनिया तो आप छोड़ें, उसको पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलेगी। आपको पूरे पाकिस्तान में ये नहीं मिलेगा कि गटर में बच्चे गिर के मर गए, डंपर के नीचे नौजवान आके मर गए, और बहुत सारी वजूहत हैं। और ये अब आपके सामने ये गुल प्लाजा का वाक़या हुआ है कि जिसमें अभी तक जो है वो 71 लोग जो हैं शहीद हो चुके हैं, और उनकी डेड बॉडीज मिल चुकी हैं, और तकरीबन जो है 15 के करीब अभी भी जो हैं वो मिसिंग हैं। तो ये इस किस्म के वाक़यात आपको दुनिया में और पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलते। तो ये बैड गवर्नेंस की सबसे बड़ी मिसाल है। आज इसका, आपकी बैड गवर्नेंस का हम कब तक जो है वो निशाना बनते रहे इस कराची, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज के लोग। देखें, लाशें जो है ना हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में, लेकिन नजम मिर्जा साहब, मुस्तकिल हल जो रहा, बेशक वो सूबाई हुकूमत में रहा या वो मेयरशिप पर रहा, हल कोई ना देख सका। सलमान साहब, अब एमक्यूएम भी यहाँ पर मौजूद है, पीपल्स पार्टी की भी आप नुमाइंदगी कर रहे हैं। एक से सवाल किया जाता है तो वो दूसरे को जवाबदेह ठहराता है, पीपल्स पार्टी से कहा जाए तो वो एमक्यूएम को ठहराता है। ये जो सारे वाकयात मैंने गिनाए और अनगिनत वाकयात हैं, इन लोगों का लहू हम किसके हाथ पर तलाश करें? देखें, जैसे ही ये वाकया पेश आया तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फिल फॉर नोटिस लेके चीफ मिनिस्टर साहब को कहा है कि लवाकिन फिल फॉर रेस्क्यू का अमल तेज किया जाए और इस आग पे कंट्रोल की जाए। और उसके बाद ही आपने देखा दूसरे दिन चीफ मिनिस्टर साहब ने तमाम ताजर बिरादरों को बुलाया था, और उसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बिल्कुल ऐसे ही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप खुद वहां पर मौजूद थे, हमने देखा कि आप वजीर आला के हमरा वहां पर खड़े थे। लेकिन हमारा एक शिकवा है, वो शिकवा ये है कि कोई भी वाकया होने के बाद ये सब कुछ होता है, पहले क्यों नहीं ऑडिट कराया जाता, पहले क्यों नहीं निपटा जाता। मैंने अपने इंट्रोडक्शन के अंदर बताया कि कराची में किस किस चीज की कमी है, उसको क्यों नहीं दूर किया जाता। पिछले साल के अंदर 2400 वाकयात हुए सलमान साहब, क्यों आप बर वक्त काम नहीं किया? मुझे आप मेरी आप बात कंप्लीट कर देने देते तो फिर आप दूसरा सवाल करते ना। देखिए, ये अब यहाँ पर फर्स्ट टाइम केएमसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास आई है। इससे पहले जो मैं अब इस मौके पर अगर बात करूं तो उनकी दिलादारी होगी लवाकिन की। चाइना कटिंग किसने की, किसके दौर में हुई, कमर्शलाइज किसके दौर में हुई, और ये मार्केट किसके दौर में बनी है। 85 में ये मार्केट बनी है, फिर कमर्शियल 2003 में इसको रेगुलराइज किया गया। उस वक्त कौन थे कराची के दावेदार? तो इस सियासी ब्लेम गेम में मैं नहीं जाना चाहता, मैं ना ही किसी पे इल्ज़ाम तराशी करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि यहाँ हम कहते हैं कि यहाँ पर सबको, तमाम स्टेक होल्डरों को कराची के लिए सोचना चाहिए। देखें, ये लाशें गिरना कल इस दुनिया में नहीं, ऊपर तो जवाब देना होगा ना। आप अल्लाह ताला यही पूछेंगे ना कि आप लोग मनसब पे थे, आपने क्या किया। तो ऐसा नहीं, हमें एक इंसान एज ए शहरी एक ओन कर अपने इस शहर के लिए मुकदमा लड़ना चाहिए। सलमान साहब, जो काम कोई और नहीं कर सका, देखिए सवाल कथा कलामी की माजरत में सवाल कर लेता हूं, उसका भी जवाब मेरी बात तो कंप्लीट करने थे, फिर आपसे मैं सवाल का जवाब दूंगा ना। देखिए, एमक्यूएम के दोस्त कह रहे कि 16 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत, सिंध गवर्नमेंट हमारी है, सिंध गवर्नमेंट काम कर रही है। ये ऐसा नहीं है कि कराची पर हमने कोई फोकस नहीं किया हुआ है, मगर 16 साल से पहले कराची शहर के नाज़िम कौन थे? उनकी फर्स्ट टाइम पीपल्स पार्टी आई है ना। अगर वहाँ पर हम तो कहते हैं कि लोगों को रेस्क्यू करें, किसी की जान नहीं जाए, और ये कोशिश करते हैं कि ऐसे वाक़ियात ना हो। काम हो रहे हैं, तरक्याती काम हो रहे हैं, मगर यहाँ पर हमें एक
पेज पर होने की ज़रूरत है, सियासी तमाम स्टेक होल्डरों की, जिनको कराची के लोगों ने मुंतखब करके मुझे एज ए डिप्टी मेयर मुंतखब किया, तो और दोस्तों को भी MPA MNA वफाक में बैठे कैबिनेट में बैठते कराची की बात कर सकते हैं, क्यों नहीं करते। वहाँ पानी का आपने बात की, बिलावल भुट्टो साहब का आपने मुझे शॉर्ट सुनाया, आपको याद होगा बिलावल भुट्टो उस टाइम CM हाउस में जब इमरान खान को अदम एतमाद करके उसको वज़ीर आज़मशिप से निकाला, फर्स्ट टाइम कराची में आए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उनको कहा कि पानी मेरे घर पे नहीं आने की वजूहत उसने बताया कि कराची में वज़ीर ख़ारजा हूँ तो मेरे घर पे पानी नहीं आ रहा, दूसरे ज़िलों में नहीं आ रहा। K4 के लिए जिस तरह आप स्पीड से काम कर रहे हैं, इसी स्पीड पर आप K4 के प्रोजेक्ट के लिए काम करें और फंड रिलीज करें। और फिर पिछली नशिस्त में जब आपके साथ बात हुई प्रोग्राम में आपने K4 के हवाले से बताया था। देखें, किसी और सूबे का वजीर आला ये शिकवा नहीं करता कि मेयर फलां एरिया के अंदर कोई और रहा। आप लोगों को जब ये इख्तियार मिला तो आपके पास ये इख्तियार भी था कि आप कानून साजी करें और फिर आपको जो नहीं पसंद था या जो लगता था कि नहीं हो रहा ठीक, उसको तब्दील कर लें। देखिए, वही इख्तियारात हमारे पास थे जो वसीम अख्तर साहब के पास है। वही KMC है, आज KMC अपने पैरों पर खड़ी है, तमाम अपने रेवेन्यू जनरेट कर रही है, KMC को पावर अपने पैरों पे खड़ा किया है ना। वही KMC, वही इख्तियार है जो वसीम अख्तर के पास है, आज हमारे पास है। तो इसमें ये नहीं कि हम सियासत करें, अवाम ने हमें मुंतखब किया, ऐवान में भेजा, पार्टी क़यादत ने एतमाद कर इस मनसब पे बिठाया, माँ की दुआ अल्लाह ताला की उससे हम बैठे, तो हमें अपना फ़र्ज समझ के अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। हर किसी को, जो भी इक़्तिदार में ऐवान में बैठे हैं, तो उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। हम तो निभा रहे हैं, हम कर रहे हैं, और हम इससे ये गाफिल नहीं है। ये वाक़या पेश आया तो इसकी तहकीकात हो रही है, 1200 दुकानें थी और ग्राउंड फ्लोर पर आग लगी, गेट सब बंद हुए। ये ऐनी शाहिदों की वहाँ की बात है। जब मैं ऑन द स्पॉट पहुँचा, 3 दिन तक मैं वहाँ मौजूद रहा, ग्राउंड पर मौजूद रहा, मेरे सामने। ठीक है, ये मैंने मुराद साहब लोग खड़े हुए थे, लोगों को मैंने सलमान साहब पहले अप्रिशिएट किया कि आप लोग मौजूद थे, आप वहां पर मौजूद थे, मैंने आपको देखा। लेकिन हम यही उम्मीद रखते हैं कि ये जो कार्रवाई होगी, इसके बाद जो खला है जिसकी वजह से ये हादसा बार बार होते हैं, जिसकी वजह से हम ये बार बार नोहा पढ़ते हैं, हम लोगों की इल्तजाएं सुनते हैं, इनको दूर किया जाएगा। जब तक ये खला दूर नहीं होंगे, ये हादसा भी नहीं रुकेंगे। बहुत शुक्रिया। डिप्टी मेयर सलमान मुराद साहब हमारे साथ मौजूद थे, MK नजम मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।